Hello everyone. We'll continue from yesterday's lecture. Yesterday we discussed about space tech and history of space tech in India. We also talked about the prominent scientists that helped develop the space science in India. That was Satish Dhawan as well as Vikram Sarabhai. Thereafter, we also discussed about ISRO and its role in developing space technology in India. So we'll continue forward. We'll move towards the next topic. The next topic are satellite orbits. Uh, in geography, you might have read about orbits. What are orbits? Orbit are imaginary path through which celestial bodies revolve around other celestial bodies. एग्जाम्पल लेते हैं सन इज अ celestial body और उसके चारों तरफ अर्थ अपने ऑर्बिट में क्या कर रहा है चक्कर लगा रहा है और वो जो ऑर्बिट है वो क्या है इमेजिनरी पाथ है उसे देख नहीं सकते लेकिन एक डिफाइंड इमेजिनरी पाथ है इसके थ्रू अर्थ एक सेलेस्टियल बॉडी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी दैट इज सन की चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ऑर्बिट वैसे पता होगा आपको फिर भी 3 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक डेफिनेशन देख लेते हैं व्हाट इज ऑर्बिट इट इज एन imaginary curved path of a celestial object or spacecraft around a star planet or moon especially in a periodic elliptical evolution नॉर्मली जो ऑर्बिट्स होते हैं वो एलिप्टिकल इन नेचर होते हैं सर्कुलर नहीं होते स्पेरिकल नहीं होते हैं एनीवेज ये इमेजिनरी पाथ है हम इसे देख नहीं सकते बट ये एग्जिस्ट करता है तो अगर ऑर्बिट ही है तो सैटेलाइट ऑर्बिट्स क्या है सेम डेफिनेशन द ओनली डिफरेंस इज सैटेलाइट ऑर्बिट्स में कोई सेलेस्टियल बॉडी मूव नहीं करती है सैटेलाइट ऑर्बिट में एक सैटेलाइट मूव करता है वो जो इमेजिनरी पाथ है वो एक सैटेलाइट के लिए है एक सेलेस्टियल बॉडी के चारों तरफ सो देखा जाए सैटेलाइट ऑर्बिट क्या है इट इज एन इमेजिनरी कर्व्ड पाथ थ्रू विच अ सैटेलाइट और अ स्पेसक्राफ्ट revolves around a celestial body ठीक अब आते हैं सैटेलाइट ऑर्बिट के टाइप्स अगर हम टाइप्स की बात करें नॉर्मली देयर आर फोर फोर मेजर टाइप्स ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट्स एक एक करके हम डील करेंगे इंडिविजुअली ये जो सैटेलाइट ऑर्बिट्स हैं ये हमारे लिए प्री के लिए और 3 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगे ठीक एक एक करके डील करते हैं पहला है लो अर्थ ऑर्बिट या फिर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट ये जो लो अर्थ ऑर्बिट है ये अर्थ के सरफेस से नजदीक में सबसे नियरेस्ट है तो इस वजह से हम इसे कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट यहाँ पे डायग्राम में आपको ये दिख जाएगा दिस इज आवर अर्थ और अर्थ के ठीक नजदीक जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट को हम कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट एनीवेज लो अर्थ ऑर्बिट का एक और ऑल्टरनेट नेम भी है इसे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट भी कहते हैं अब इसे सन सिंक्रोनस क्यों कहते हैं बाद में हम डिस्कस करेंगे बस अभी के लिए याद रखो लो अर्थ ऑर्बिट इज ऑल्सो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट और ये अर्थ के सबसे ज्यादा नजदीक होता है देखते हैं इसके बारे में दिस ऑर्बिट लाइज एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 700 to 800 किलोमीटर एक ये इमेजिनरी पाथ होने की वजह से ये आइडियल रेंज 700 से 8000 किलोमीटर है लेकिन अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से ये वेरी कर सकता है कुछ केसेस में ये और भी ज़्यादा कम हो सकता है और कुछ केसेस में ये 1000 से 2000 के आसपास में भी लाई कर सकता है बट जो ऑप्टिमम रेंज है फॉर सैटेलाइट प्लेसमेंट वो 700 से 800 किलोमीटर है नेक्स्ट this orbit allows a satellite to pass over a section of earth at the same time of the day that means जब इसी ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट मूव करता है तो एक दिन के एक एग्जैक्ट टाइम पे लेट्स से कि इंदौर के ऊपर से एक सैटेलाइट ठीक 11 बजे मूव कर रहा है ठीक तो लो अर्थ ऑर्बिट की खासियत यह है कि अगर वो सैटेलाइट आज दिन के 11 बजे इंदौर के ऊपर से मूव करा है तो कल भी ठीक 11 बजे वही सैटेलाइट उसी टाइम पे इंदौर के ऊपर से मूव करेगा तो ये इसकी खासियत है द ऑर्बिट अलाउज अ सैटेलाइट टू पास ओवर अ सेक्शन ऑफ अर्थ एट द सेम टाइम ऑफ द डे कुछ इसमें सिमिलरिटी समझ आई आपको सूरज 12 बजे कहाँ होता है ठीक सर के ऊपर फिर धीरे धीरे वो वेस्ट की तरफ टिल्ट वो एक स्पेसिफिक टाइमलाइन फॉलो करता है कि नहीं और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉलो करता है तो जैसे सन हमारे ऊपर से मूव करे कि एग्जैक्ट सेम टाइम पे सेम लोकेशन से सिमिलरली ये सैटेलाइट्स भी इसी ऑर्बिट में कुछ ऐसी ही मूव करती हैं तो इसी वजह से इस ऑर्बिट का नाम रखा गया था सन सिंक्रोनस ऑर्बिट
सन जैसे एक डिफाइंड पाथ मूव करता है, एक स्पेसिफिक टाइम पे एक स्पेसिफिक जगह होता है, वैसे ये इस ऑर्बिट में सैटेलाइट भी कुछ इसी तरह ही मूव करती हैं। आगे देखते हैं, सैटेलाइट इन दिस ऑर्बिट्स in this circular orbit travel at a speed of around 7.8 kilometer per second. At this speed, a satellite takes approximately 90 minutes to circle the Earth. अर्थ का एक चक्कर लगाने में इनको बस 90 मिनट लगता है। दैट मीन्स ये जो सैटेलाइट से बहुत तेज है, बहुत तेज होने की वजह से ये 90 मिनट में, दैट मीन्स 1.5 घंटे में अर्थ का पूरा एक चक्कर लगा लेते हैं। प्लस दिन में ये अर्थ के बहुत सारे चक्कर लगाते हैं। दैट मीन्स इस सैटेलाइट की खासियत क्या रहेगी, ये अर्थ को मॉनिटर करने में ये हेल्प करते हैं, क्या चीजें हैं नहीं है, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, प्लस स्पाइंग, इसमें भी ये हेल्प करते हैं। देखते हैं इसके पर्पसेस। इन जनरल दीज ऑर्बिट्स आर यूज्ड फॉर रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का मतलब यहाँ पे रहेगा अर्थ मैपिंग कह सकते हो, अर्थ के सरफेस पे क्या हो रहा है क्या नहीं, इसको जब आप रिमोटली ऑब्जर्व करते हो तो इसी को हम कहते हैं रिमोट सेंसिंग। मिलिट्री पर्पसेस, अभी मैंने कहा स्पाइंग पर्पस, जैसे जो अभी चाइना के साथ हमारा क्लैश हो रहा है, तो अगर वहां पे हमारी कोई सैटेलाइट प्लेस्ड है लियो ऑर्बिट पे, तो वो क्या करेगी, 90 मिनट में वो क्या हो रही है, बार बार मूव कर रही है, 1.5 घंटे में एक बार वो वहां के चक्कर लगा करती हुई जाती है, तो चेक करती रही, अच्छा 90 मिनट पहले या फिर 1.5 घंटे पहले यहाँ पे 40 जवान थे, अभी ज्यादा आ गए, अरे टैंक रेजिमेंट भी डिप्लॉय हुए, अच्छा ये उनकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी है। इस तरीके से मिलिट्री पर्पज के लिए हम इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पाइंग पर्पज के लिए, मॉनिटरेशन के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन जो जो चीजें हमारी सैटेलाइट कर सकती हैं, बाकी कंट्रीज की सैटेलाइट भी वही सारी चीजें कर सकते हैं। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। जो आपने अभी गगनयान की बात हो रही है, इंडियन स्पेस मिशन की बात हो रही है, प्लस नासा के जो स्पेस मिशन होते हैं, आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये सारे स्पेस मिशन इसी ऑर्बिट में करे जाते हैं, अर्थ के ठीक नजदीक वाले ऑर्बिट में। अब इस ऑर्बिट के लिए थ्री मार्कर क्या बनेगा, थ्री मार्कर इट्स डेफिनेशन, कहाँ पे लोकेशन है वो हम ऐड ऑन करेंगे, ये हमारा बन जाएगा। प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस कितनी देर में ये अर्थ का चक्कर लगा रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंपॉर्टेंस है, यूजेस है, वो भी हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, सन सिंक्रोनस और लो अर्थ ऑर्बिट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑर्बिट इज पोलर ऑर्बिट। एज द नेम सजेस्ट, पोलर ऑर्बिट का काम क्या होगा, ये वो ऑर्बिट है जो पोल्स के थ्रू होते हुए पास करता है। देखते हैं इसके बारे में। दिस ऑर्बिट passes over Earth's polar regions from north to south। डायग्राम में आपको दिख जाएगा, ये जो ऑर्बिट है ये अर्थ के पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल से होते हुए ये गुजरता है, पास होता है, इसी वजह से इसका नाम रखा गया है पोलर ऑर्बिट। इंडिया के मोस्ट ऑफ योर सैटेलाइट्स दे आर ऑफ पोलर नेचर। दैट मीन्स वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन, दैट मीन्स जम्मू कश्मीर से होते हुए कन्याकुमारी तक मूव करते हैं, इस डायरेक्शन मूव करती है। नेक्स्ट, the orbital track of the satellite does not have to cross the poles exactly for an orbit to be called polar। पोलर ऑर्बिट का मतलब ये नहीं कि नॉर्थ से साउथ एग्जैक्टली नॉर्थ के टिप पे और साउथ के टिप पे ही मूव करेगा, ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं है। An orbit which passes within 20 to 30 degrees of the poles is still called as a polar orbit। That means यहाँ पे जब सैटेलाइट मूव करेगी तो गारंटी नहीं है कि पोल टू पोल में मूव करे, ये थोड़ा टिल्टेशन के साथ भी मूव कर सकता है, और इस टिल्टेशन के बावजूद भी हम इसे क्या कहेंगे, पोलर ऑर्बिट कहेंगे। और टिल्टेशन कितना होगा, 20 से 30 डिग्री तक हो सकता है। ठीक, इस चीज को हम याद रखेंगे। एंड अगेन इंडिया के मोस्ट ऑफ आवर जो ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स है वो क्या है, पोलर ऑर्बिट में प्लेस करेंगे, पोलर नेचर में, क्योंकि हमारी जो अर्थ की जो ज्योग्राफिकल शेप है इट फेवर्स पोलर सैटेलाइट्स। एक ही सैटेलाइट हम क्या कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर हम कन्याकुमारी तक मॉनिटर करते हुए मूव कर सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट। अगेन थ्री मार्कर प्लस प्री। This orbit takes place at an altitude of around 1000 km and is particularly suited for
कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स मेनली यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशंस, जो डीटीएच सर्विसेज वगैरह उसकी बात करी जा रही है, प्लस 2G 3G 4G जो मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन है, कम्युनिकेशन, उसकी बात करी जा रही है। A satellite in this orbit travels at an approximately 7.3 किलोमीटर पर सेकेंड। एनीवेज, जब हम मियो की बात करते हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं, ये लियो के बियॉन्ड होता है। अराउंड 1000 बोला गया है, लेकिन अगेन एग्जैक्ट 1000 नहीं है। नीचे डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा अर्थ। ठीक, अर्थ के चारों तरफ मौजूद है लियो। मैंने अभी कहा था लियो आइडियली 700-800 होता है, लेकिन 2000 तक एक्सटेंड हो सकता है, तो वैरी करता है। लियो के बाद का जो रीजन है वो है मियो। मियो के बाद आता है जियो। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट नीचे दिख जाएगा, और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का किस रेंज में मौजूद है? 35,786। ठीक, अर्थ से लगभग 35,786 किलोमीटर दूर कौन सा ऑर्बिट मौजूद है? जियो ऑर्बिट मौजूद है। अब इस जियो और लियो के बीच का जो एरिया है, उस एरिया को हम कहते हैं मियो ऑर्बिट, जो कि 1000 के बाद हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। ये 1000 किलोमीटर पे हो सकता है, 2000 पे हो सकता है, 3000 पे हो सकता है, 4000 पे हो सकता है, 20,000 पे हो सकता है। ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं है। सो मियो ऑर्बिट क्या है? इट लाइज बियॉन्ड लियो। लियो के बाद पाया जाता है, और जियो से पहले। ये जो बीच का जो रेंज है वही हमारे लिए मीडियम अर्थ ऑर्बिट। इस ऑर्बिट की खासियत क्या है? ये टेलीकम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करी जाती है, क्योंकि ब्रॉड एरिया है, तो बहुत सारे सैटेलाइट्स, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्बिट पे आते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की बात करते हैं, इसका जो डिस्टेंस है वो अराउंड 36,000 कहा जाता है, बट एग्जैक्टली अगर हम देखें 35,786 8 ऐसे कुछ आसपास है। देखते हैं इसके बारे में। Geostationary orbit, often referred to as geo orbit, जियो ऑर्बिट का फुल फॉर्म जियो अर्थ ऑब्जर्वेशन ऑर्बिट भी है, तो जियो स्टेशनरी का एक ऑल्टरनेट नेम है जियो अर्थ ऑब्जर्वेशन ऑर्बिट। इट सर्कल्स द अर्थ अबव द इक्वेटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एट अ हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर। 36,000 एग्जैक्ट है, लेकिन जो एट द पॉइंट जो एग्जैक्ट जो रेंज है, जो किलोमीटर है, वो अराउंड 35,786 या ऐसा कुछ है, तो वो कुछ आसपास क्या है। As it follows the Earth rotation, which takes 23 hours and 56 minutes and 6 seconds. अभी सेटेलाइट की खासियत ये है, इस ऑर्बिट की खासियत ये है कि यहाँ पे जो भी सेटेलाइट प्लेस्ड होगा, जैसे ये यहाँ पे एक सेटेलाइट है, ये जियो ऑर्बिट में होने की वजह से ये सेटेलाइट की जो स्पीड है वो अर्थ के स्पीड के बराबर है। अर्थ को पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकंड। सेम थिंग हैपेंस विद द जियो सैटेलाइट एज वेल, ये भी सेम स्पीड से ट्रैवल करता है। तो क्योंकि अर्थ के रोटेशन के स्पीड से ये सैटेलाइट भी ट्रैवल कर रहा है, तो ये जो सैटेलाइट है ये हमेशा स्टेशनरी अपीयर होगा। देखते हैं, सैटेलाइट्स in a geo orbit appear to be stationary over a fixed position. Their speed is about 3 kilometers per second. अर्थ जिस स्पीड से मूव कर रही है सन के चारों तरफ, ये भी अर्थ के चारों तरफ उसी स्पीड से ही मूव करेगी। अर्थ के रोटेशन के साथ साथ ये भी रोटेट होती है। तो होगा क्या, जब आप अर्थ से इसे ऑब्जर्व करते हो तो ये आपको हमेशा स्टेशनरी अपीयर हो, यहाँ एक ही जगह पे ये लोकेटेड है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मून, अर्थ इज रिवॉल्विंग and earth has its own rotation. Similarly, moon is also revolving around the earth as well as it has its own rotation, लेकिन क्योंकि दोनों का एक फिक्स्ड स्पीड है, मोशन है, डिस्टेंस है, तो अर्थ जब भी आप मून को देखते हो आपको क्या दिखेगा? एक स्टेशनरी है। सिमिलरली जियो ऑर्बिट में जो भी सैटेलाइट प्लेस्ड रहेगा वो अर्थ से स्टेशनरी अपीयर होगा, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। नेक्स्ट, it makes it an ideal orbit for telecommunication or for monitoring continent-wide weather patterns and environmental conditions. अब क्योंकि ये एक जगह पे स्टेशनरी लोकेशन पे ही रहता है और स्टेशनरी अपीयर होता है, और साथ ही साथ इसका जो एंगल ऑफ विजन है, ये आपको दिख जाएगी, जो एंगल ऑफ विजन है, एक सेकेंड, गलत हो गया थोड़ा सा, ओके। तो ये जो सेटेलाइट है इसकी खासियत क्या है? ये एक ही जगह पे स्टेशनरी है,
प्लस इसका जो एंगल ऑफ विजन है वो क्या है, बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर से दूर मतलब दूर लोकेटेड होने की वजह से इसका जो एंगल ऑफ विजन है वो क्या हो जाता है, ब्रॉड होते होते अर्थ के बहुत सारा सरफेस एक साथ ये ऑब्जर्व कर सकता है। जैसे कि इसकी खासियत ये है, अ कॉन्स्टलेशन ऑफ थ्री इक्वली प्लेस्ड या फिर स्पेस सैटेलाइट्स कैन प्रोवाइड फुल कवरेज ऑफ द अर्थ। दैट मीन्स अगर एक सैटेलाइट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और अगर एक यहाँ पे है, इन तीन सैटेलाइट्स के सहारे अर्थ का एक जो पूरा फेस है आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, एक्सेप्ट फॉर द पोलर रीजन। पोल जो रीजन है उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा जो बाकी पूरा का पूरा अर्थ का जो फेस है वो तीन सैटेलाइट्स के सहारे आप क्या कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। अब बात करते हैं इस ऑर्बिट की खासियत क्या है, या फिर इस ऑर्बिट को हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि यहाँ इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है वो स्टेशनरी अपीयर होती है, और इसका जो एंगल ऑफ विजन है, एरिया ऑफ विजन है, बहुत ब्रॉड होने की वजह से ये टेलीकम्युनिकेशन में तो हेल्प करेगा ही करेगा, डीटीएच सर्विसेज में भी हेल्प करता है, जो हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसमें हेल्प करता है, प्लस जो ई एजुकेशन इनिशिएटिव है वो भी यहाँ पे हेल्प कर रहा है, प्लस उसके अलावा वेदर पैटर्न्स, एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस, कंडीशंस ये भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सुनामी आ रही है, सुनामी किस स्पीड से ट्रैवल कर रही है, अभी एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है, ट्रैफिक मैनेजमेंट में हेल्प करता है, एरोप्लेन जा रहा है या फिर ट्रेन आ रही है एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है, इन सारी चीज़ों को मॉनिटर कर सकता है। प्लस ये जो आप जीपीएस है या फिर जो आप कहते हैं नाविक सर्विसेज है उनमें ये हेल्प कर रहा है। उसके अलावा देखिए, इंडिया हैज़ दीज सैटेलाइट्स इन स्पेस, लेकिन इंडिया ऑफिशियली ये मानती है कि हमारी जो स्पेस टेक्नोलॉजी वो सिविलियन है, मिलिट्री एप्लीकेशन उसके नहीं है, ये कहा जाता है। लेकिन पूरी दुनिया ये मानती है कि अर्थ इंडिया के पास भी ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो क्या कर सकती हैं, इंडिया और उसके आसपास के जो नेशंस हैं उनके ऊपर इन्हीं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के सहारे वो मॉनिटर कर रहा है। दैट मीन्स पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, हम इन सैटेलाइट्स के सहारे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट कंडीशन अप्लाई है, ऑफिशियली हमारा स्टैंड क्या है, हमारे पास बस सिविलियन सैटेलाइट्स है। दूसरी चीज, हम दूसरों के ऊपर टांका झांकी नहीं कर रहे, क्योंकि ये जिसे कहते हैं राइट टू प्राइवेसी उनके लिए भी है कि आपके सैटेलाइट आपकी कंट्री को ऑब्जर्व करने चाहिए, दूसरी कंट्री को अगर ऑब्जर्व करते ऑफिशियली दैट इज अ रॉन्ग स्टैंड, इसके खिलाफ कार्रवाई करी जा सके। तो ऑफिशियली हमारे पास कोई मिलिट्री सैटेलाइट नहीं, अनऑफिशियली ऑफ कोर्स वी हैव सैटेलाइट्स दैट आर यूज्ड टू मॉनिटर आवर नेबर्स एज वेल, और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इसी काम में आती है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया और इसरो का ये ऑब्जेक्टिव है कि आने वाले टाइम पे अर्थ के चारों तरफ हम जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में लगभग 20 के आसपास सैटेलाइट प्लेस करने की बात करें, जिसकी वजह से अर्थ के चारों तरफ क्या हो रहा है क्या नहीं सब कुछ हम एक साथ मॉनिटर कर पाएंगे। लेकिन अगेन इसका एक डायरेक्टली अगर हम बोलेंगे हम आपको ऑब्जर्व करने के लिए रख रहे हैं तो दिक्कत आ सकती है, तो इस वजह से इंडिया ने एक इनिशिएटिव रखा है कि जो नाविक है हम पूरे वर्ल्ड ओवर में फ्री में प्रोवाइड करेंगे, और वो सारे के सारे सैटेलाइट्स जियो ऑर्बिट में ही प्लेस्ड रहेंगे। इसकी वजह से नेविगेशन प्रोवाइड करें ना करें वो इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज हम दूर से सारे कंट्रीज को इंक्लूडिंग यूएस एज वेल हम क्या कर पाएंगे, उन्हें भी मॉनिटर करेंगे। ऑफिशियली हमारा स्टैंड ये रहेगा कि जैसे आप जीपीएस वर्ल्ड ओवर में फ्री में प्रोवाइड कर रहे हो हम भी फ्री में आपको नाविक प्रोवाइड करेंगे। और अनऑफिशियल स्टैंड क्या है कि हमारे कैमराज आपके ऊपर तैनात है। सो दिस इज इम्पोर्टेंस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और आज के जो चाइना और इंडिया के क्लैश में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एज वेल एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। नेक्स्ट, यहाँ पे प्री और मेंस के हिसाब से क्या याद रखना है, इसका जो डिस्टेंस है जो एग्जैक्ट किलोमीटर है और रेंज है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके जो ऑल्टरनेट नेम्स है जियो स्टेशनरी जियो ऑर्बिट ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस इसके जो एप्लीकेशन है इस ऑर्बिट को हम कहाँ अप्लाई करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, मॉनिटरिंग कंटिनेंट वाइड वेदर पैटर्न्स के लिए, एनवायरमेंट कंडीशंस के लिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन एक चीज़ याद रखिएगा, मिलिट्री एप्लीकेशंस को आप कहीं पे भी बोलोगे नहीं, रीजन है इंडिया ऑफिशियल स्टैंड ये है कि हम मिलिट्री एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करें, तो इस वजह से हम आंसर में मिलिट्री एप्लीकेशन नहीं लिखे, बट फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग मिलिट्री एप्लीकेशन एग्जिस्ट। नेक्स्ट, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट जीटीओ। अब ये एक इंटरमीडिएट ऑर्बिट है, एक ट्रांजिट ऑर्बिट है जो कि
सैटेलाइट्स को ट्रांसफर करने में काम में आती है। अब कहोगे कि सर इसका क्या लेना देना है, लियो हो गया, मियो हो गया, पोलर हो गया, जियो भी हो गया, तो ये जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट है क्या? नीचे जो डायग्राम आपको दिया गया है इस पर ध्यान देंगे। नाउ दिस डायग्राम इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनसैट 3D। इनसैट 3D एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो इंडिया ने लॉन्च करी थी, कहाँ पे प्लेस करने के लिए, जियो ऑर्बिट पे प्लेस करने के लिए। डायग्राम पे अगर हम ध्यान दें, दिस इज आवर अर्थ, ठीक है, यहाँ पे लोकेटेड है, और इसके ठीक आउटर पेरिफेरी पे ध्यान दीजिए, ये जो ऑर्बिट आपको दिख रही है, ये ऑर्बिट क्या है, ये है आपकी जियो स्टेशनरी या फिर जियो ऑर्बिट। नाउ व्हाट हैपेंस इज, हमें एक सैटेलाइट लॉन्च करना है अर्थ से, जो कि कहाँ प्लेस होगी, जियो ऑर्बिट पे प्लेस होगी और जियो ऑर्बिट में ही मूव करेगी। लेकिन अब होता ये, अर्थ से जियो ऑर्बिट बहुत ज़्यादा दूर है। अगर आप किसी भी लॉन्च व्हीकल जीएसएल वगैरह यूज़ करके अगर आप सैटेलाइट को जियो ऑर्बिट में प्लेस कर भी देते हो, इससे मूव करने के लिए वो मोमेंटम मिलेगा ही नहीं कि वो अर्थ के चारों तरफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव कर सके। तो इसी वजह से हमें एक ट्रांसफर ऑर्बिट की ज़रूरत पड़ती है या फिर जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सैटेलाइट को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। कैसे क्या देखते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे डायग्राम पे, दिस इज अर्थ। यहाँ से कोई भी लॉन्च व्हीकल जैसे पीएसएलवी जीएसएलवी ये क्या करती है, एक सैटेलाइट को पहले स्पेस पे इंजेक्ट करती है या फिर लॉन्च करती है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे सैटेलाइट आ गया। फिर यहाँ से सैटेलाइट अपने मोटर्स, उसके पास पे इंजन एंड मोटर्स होते हैं, उस इंजन एंड मोटर्स को यूज करके एक सर्कुलर मोशन में वो मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको दिख जाएगा एक सर्कुलर मोशन में वो मूव करेगा। मूव करता हुआ कहाँ आ गया, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में आ गया है। लेकिन आने के बावजूद इसके पास वो सर्कुलर मोशन नहीं है जो इसे कहाँ पहुंचा पाएगी, इसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे टिका के रख पाएगी। तो इस वजह से ये कर क्या रही है, ये ऐसे सर्कुलर मोशन पाथ फॉलो करेगी, ऐसे चक्कर लगाएगी। चक्कर लगाते लगाते ये धीरे धीरे क्या कर रही है, अपनी पाथ को चेंज कर रही है। हैव अ लुक अराउंड। तो ये ऐसे चक्कर लगाते लगाते अपने पाथ को चेंज करेगी। चेंज करते करते ये क्या हो रही है कि फॉर्मली एंटर हो जाएगी अपने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे। अब इसको इसका जो एग्जैक्ट ऑर्बिट है मिल गया है और इस तरह से ये मूव कर रही। अब ये जो ऑर्बिट पाथ इसने फॉलो करा है फ्रॉम अर्थ अंटिल योर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ये जो पूरा पाथ था ये एक ट्रांजिट पाथ है या फिर ट्रांसफर पाथ है, और इसी ट्रांसफर पाथ को हम कहते हैं जीटीओ। काम क्या है, ये एक सैटेलाइट को जियो में सही तरीके से प्लेस करने में हेल्प करता है। देखते हैं इसके बारे में। इट इज एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विथ एन apogee ऑफ 35,784 किलोमीटर्स। अर्थ से अगर इसकी डिस्टेंस की बात करें, अर्थ से इसकी डिस्टेंस की बात करें, इसका एपोजी कितनी रहेगी, 35,784 किलोमीटर्स, एंड एन इंक्लेशन रफली इक्वल टू द लैटिट्यूड ऑफ द लॉन्च साइट। ये अर्थ के जो लॉन्च साइट के लैटिट्यूड के साथ पैरेलल ही ये रन करता है। नेक्स्ट, into which a spacecraft is initially placed before being transferred to a geosynchronous or geostationary orbit. Literal meaning is, अर्थ से हम क्या करते हैं, एक ट्रांजिट ऑर्बिट के सहारे हम क्या करते हैं, सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट या फिर मशीन को हम लॉन्च करते हैं ताकि वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए वो कहाँ पहुंच सके, अपने स्टेबल जियो ऑर्बिट तक पहुंच सके। जीटीओ का काम यही है। ठीक, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम एग्जैक्टली कैसे एक सैटेलाइट को जियो ऑर्बिट तक पहुंचाते हैं। इंडिया जितने भी जियो सैटेलाइट्स लॉन्च करती है वो इसी फ्लाइट पाथ को फॉलो करते हैं। पहले वो स्पेस पे कहीं पे भी प्लेस कर देती है, फिर स्पेस में ये जीटीओ ऑर्बिट को फॉलो करते हुए अपने आप जियो ऑर्बिट में मूव कर जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट, फिर हम आते हैं नेक्स्ट टुवर्ड्स लॉन्च व्हीकल्स। जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपने उनके नाम सुने होंगे, पीएसएलवी जीएसएलवी, हम उन्हीं की बात करेंगे। बट फिर भी देख लेते हैं व्हाट इज अ लॉन्च व्हीकल एज अ थ्री मार्कर। अ लॉन्च व्हीकल और कैरियर रॉकेट इज अ रॉकेट प्रोपेल्ड व्हीकल used to carry a payload from earth surface to space। जो लॉन्च व्हीकल है ये रॉकेट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी रॉकेट टेक्नोलॉजी सेम है।
इसी के ऊपर बेस्ड है और इसका काम क्या है? इट इज यूज टू कैरी अ पेलोड। पेलोड का मतलब है सामान। यहाँ पे एस्ट्रोनॉट हो सकते हैं, सैटेलाइट हो सकता है, इक्विपमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो लॉन्च व्हीकल का काम है, इट इज यूज्ड टू कैरी पेलोड फ्रॉम अर्थ सरफेस टू स्पेस, यूजुअली टू अर्थ ऑर्बिट और बियॉन्ड। ये अर्थ के जो ऑर्बिट्स हैं, लियो मियो जियो, वहां पे भी ये प्लेस कर सकते हैं चीजों को, या फिर उसके बियॉन्ड भी जा सकता है। सेट लॉन्च व्हीकल्स यही हैं। अगर हम इंडिया के लॉन्च व्हीकल्स की बात करें, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख जाएगा। सबसे पहला लॉन्च व्हीकल था हमारा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएलवी। फिर उसके बाद आया ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर आया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर जीएसएलवी, और जीएसएलवी के अभी जो लेटेस्ट वर्जन है दैट इज जीएसएलवी मैक 3। तो यहाँ पे जनरेशंस ऑफ लॉन्च व्हीकल्स मेंशन करे गए हैं। अब इंडिविजुअली एक एक जनरेशन को हम डील करेंगे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ लॉन्च व्हीकल्स फॉर इंडिया, एसएलवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये हमारा पहला, सबसे पहला लॉन्च व्हीकल था। देखते हैं इसके बारे में। SLV-3 was India's first experimental satellite launch vehicle, which was an all solid का मतलब इसमें जो फ्यूल है वो सॉलिड फ्यूल यूज करा गया था। 4 stage vehicle capable of placing 40 kg payload into low earth orbit। जो पहला जो SLV व्हीकल बनाया गया था, जो पहला लॉन्च व्हीकल बनाया गया था, उसकी कैपेबिलिटी क्या थी? ये 40 किलो का पेलोड या फिर कोई भी सामान को कहाँ कैरी कर सकता है? लियो ऑर्बिट पे। लेकिन जो SLV-3 का रेंज था ना, वो लियो में 700-800 किलोमीटर के रेंज तक नहीं पहुंचाता था। वो किसी भी सैटेलाइट को, टू बी स्पेसिफिक 40 किलो के सैटेलाइट को 150 किलोमीटर तक ही पहुंचा सकता था। एंड अगेन मैंने कहा था, अर्थ के सरफेस से 1000-2000 का जो किलोमीटर का जो एरिया है वो पूरा का पूरा लियो ऑर्बिट है। नॉर्मली हम 700-800 में प्लेस कर, लेकिन उसके नीचे या फिर उसके ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं, और वो भी लियो में ही काउंट करी जाएगी। एनीवेज, एसएलवी कैपेबिलिटी क्या थी? 40 किलो का सैटेलाइट वो कैरी कर सकता है, कहाँ पे? लियो ऑर्बिट में, टू बी स्पेसिफिक 150 किलोमीटर। The first experimental flight of SLV-3 was carried out in August 1979. It was a failure. ये फेल हो गया था मिशन। फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च कब हुआ है? 18 जुलाई 1980 में। और ये जो सक्सेसफुल लॉन्च है, इसमें जो सैटेलाइट लॉन्च करा गया था, उस सैटेलाइट का नाम है रोहिणी। हिस्ट्री ऑफ इसरो में हमने पढ़ा था, स्पेस साइंस में हमने पढ़ा था। हमारा पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट, और इस आर्यभट्ट को लॉन्च किसने करा था? यूएसएसआर ने। और इंडिया ने जो पहला सैटेलाइट खुद से लॉन्च करा था उसका नाम था रोहिणी। और इस रोहिणी को लॉन्च करा गया था विथ SLV-3। और कब करा गया था? 18 जुलाई 1980। और उस रोहिणी सैटेलाइट का वेट क्या था? जस्ट 40 kgs। ठीक। SLV हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं ASLV, Augmented Satellite Launch Vehicle. This program was designed to augment the payload capacity to 14 kg, thrice that of SLV. SLV की कैपेबिलिटी को बढ़ाने की बात करिए, रेंज नहीं बढ़ा गया, बस कितना कैरी कर सकता है। तो जो SLV है उसमें एक्स्ट्रा फ्यूल ऐड कर दिया गया था, इंजन ऐड कर दिया गया था, और मॉडिफाई करके जो लॉन्च व्हीकल बनी थी उसका नाम था ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये कह सकते हो SLV का अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक, ज़्यादा उसमें फ्यूल भर दिया और उसके इंजन पावर को हमने बढ़ा दिया। इसकी वजह से कैपेबिलिटी क्या हुई? अब जहाँ पे SLV 40 किलो का सैटेलाइट लॉन्च कर सकती थी, ASLV 150 किलो तक लॉन्च कर सकती, दैट मीन्स ऑलमोस्ट थ्राइस। उसके अलावा ये सैटेलाइट को कहाँ प्लेस करती थी? लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करती थी। रेंज में उतना ज़्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं है, खाली वेट ज़्यादा कैरी कर सकता है। The first development flight took place on March 24, 1987। जो फर्स्ट सक्सेसफुल डेवलपमेंट फ्लाइट हुआ था वो कब हुआ था? मार्च 24, 1987। ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डेट को इग्नोर कर दीजिएगा। अगेन, SLV ASLV के डेवलपमेंट में हमें यूएसएसआर का बहुत मदद मिला है। उस समय हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हमारे पास नहीं थी, तो उन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हमें दी, और उसकी वजह से हमने SLV और ASLV खुद से डेवलप करा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लॉन्च व्हीकल PSLV या फिर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बाय द वे, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का एक ऑल्टरनेट नेम भी है, इसे वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी कहा जाता है। तो हम इसको कहीं पे नोट डाउन करेंगे। PSLV इज ऑल्सो नोन एज वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। देखते हैं इसके बारे में। ये हमारे लिए 3 मार्कर 5 मार्कर प्लस प्री के लिए इंपॉर्टेंट है।
It is the third generation launch vehicle of India. Of course, after SLV, ASLV, ये third generation launch vehicle है. It is first Indian launch vehicle to be equipped with liquid stages. SLV, ASLV में solid stage यूज हुआ था. That means solid fuel का इस्तेमाल कराया गया था. लेकिन PSLV में यहाँ पे liquid stage भी यूज करा गया है. To be specific, जो PSLV है वो 4 stage launch vehicle है. इसमें 4 अलग अलग stages हैं. जिसमें से 2 स्टेजेस में सॉलिड फ्यूल है और 2 स्टेजेस में लिक्विड फ्यूल है. नेक्स्ट. It was first successfully launched on October 94. PSLV emerged as a reliable and versatile workforce launch vehicle of India with 48 missions by May 2019. आज तक इंडिया के बहुत सारे सक्सेसफुल मिशन इसी से हुए हैं, जैसे कि चंद्रयान 1 और मंगलयान. ये दोनों मिशन भी PSLV से ही कराया गया है. Next, it is designed mainly to deliver Earth observation or remote sensing satellites with lift-off mass of up to 1750 kg to sun synchronous circular orbit या फिर LEO orbit. अगर अभी तक याद हो, SLV का कैरिंग कैपेसिटी क्या था? बस 40 kg. ASLV का था जस्ट 150 kg. लेकिन PSLV की कैरिंग कैपेसिटी क्या है? 1750 kg, 1750 kg टू लो अर्थ ऑर्बिट. और वहीं पे अगर हम इस पे वेट अगर थोड़ा सा कम कर देते हैं तो इसकी रेंज भी बढ़ सकती है. नेक्स्ट. PSLV is a 4-stage launch vehicle with first and third stage using solid fuel. डायग्राम पे ध्यान देंगे, नीचे से देखते हैं. यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये जो एरिया है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेज. फर्स्ट स्टेज पे सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल कराया गया है. यहाँ पे फ्यूल का नाम आपको दिख जाएगा HTPB. HTPB is the solid fuel for first stage. सेकेंड स्टेज में लिक्विड है. लिक्विड में आपको दिख जाएगा UH25 एंड N2O4. ठीक. फिर थर्ड स्टेज जो है ये भी सॉलिड फ्यूल है, HTPB. एंड फोर्थ स्टेज इट हैज योर प्रोपेलेंट MMH एज वेल एज MON3 मिक्स्ड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है ये. तो ये आपके स्टेज जो 4 स्टेजेस ऑफ PSLV. अगेन ये जो 4 स्टेजेस की जो फ्यूल है वो आपके लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है. स्टेज 1 में कौन सा फ्यूल यूज करा गया है, प्रोपेलेंट यूज करा गया है? HTPB. फुल फॉर्म नेट पे सर्च कर दो चलेगा. ठीक. नेक्स्ट. स्टेज 2 पे प्रोपेलेंटस UH25 एंड N2O4. मैं आपके ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ज्यादा सही रहेगा, मैं ग्रुप में ये लिख के भेज दूंगा. एनीवेज, तो PSLV में 4 स्टेजेस है, जिसमें से पहला और तीसरा जो स्टेज है वो सॉलिड फ्यूल है, और जो सेकेंड और फोर्थ स्टेज है उसमें लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल कराया गया है. PSLV is classified into various versions like core alone version. जो नॉर्मल वर्जन है वो PSLV CA के नाम से है. उसके अलावा PSLV G, PSLV XL अलग अलग वेरिएंट्स हैं डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स. डायग्राम पे अगेन ध्यान दीजिएगा. ये जो यहाँ पे ये जो यहाँ से ये जो पूरा अकेला जो लॉन्च व्हीकल है ये आपका कोर लॉन्च व्हीकल है. उसके अलावा साइड पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे दोनों साइड पे यहाँ पे आपको छोटे छोटे रॉकेट्स आपको दिख जाएंगे. ये जो छोटे छोटे रॉकेट्स हैं, यहाँ पे बीच में भी एक छोटा ऐसा एक रॉकेट, ये जो छोटे छोटे रॉकेट्स हैं इन्हें हम कहते हैं स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स. इन स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स का काम ये है कि ये जो सैटेलाइट है, सॉरी जो लॉन्च व्हीकल है उसके रेंज को बढ़ाने में हेल्प करते हैं. एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक मान के चलिए, रेंज बढ़ाने में ये हेल्प करते हैं. तो यहाँ पे यही मेंशन करा गया है. जो PSLV की जो वर्जन है कोर अलोन, उसमें खाली ये लॉन्च व्हीकल रहेगा, उसमें कोई स्ट्रैप ऑन बूस्टर होगा नहीं. प्लस PSLV G या फिर PSLV XL हो सकता है, डिपेंडिंग कितने स्ट्रैप ऑन बूस्टर है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, डिपेंड कितना एक्स्ट्रा बूस्टर आपने ऐड करा है, इसका नाम अलग अलग हो सकता है. PSLV is also used to launch the satellites of lower lift-off mass to up to 1400 kg to GTO orbit. अभी हमने बात करी थी 1750 kg का अगर हम सैटेलाइट लॉन्च करें तो हम उसे कहाँ प्लेस कर सकते हैं? उसे हम लियो ऑर्बिट पे प्लेस कर सकते हैं. लेकिन अगर हम थोड़ा सा वेट कम कर देते हैं, 1400 kg कर देते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? सैटेलाइट को GTO ऑर्बिट पे प्लेस कर सकते हैं. फिर GTO ऑर्बिट से वो जो ट्रांजिटरी पाथ फॉलो करते हुए उस सैटेलाइट को हम जियो ऑर्बिट तक मूव कर पाएंगे. सो PSLV का काम क्या है? ये सैटेलाइट को लियो और GTO ऑर्बिट में प्लेस करने में हेल्प करता है. एंड PSLV का सक्सेस रेट सबसे हाई है फॉर इसरो.
आई थिंक 2 या 3 फेलियर्स हुए हैं इन इट्स 50+ मिशन। आज तक 50 के आसपास मिशन हो चुके हैं, उसमें बस 2 या 3 फेलियर हुए हैं। एंड आज की तारीख में इसे इसरो का वर्क हॉर्स भी कहा जाता है। सो दिस इज अबाउट PSLV। आज यहीं पे वाइंड अप करेंगे। कल GSLV और उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में बात करेंगे। हैव ए गुड डे। टेक केयर।